तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। ह्यूमन का मतलब होता है मानव, मतलब मानव का जनन। इसी जनन के द्वारा हमारा, आपका, हम सभी मानव जाति या सभी जो सजीव है, जो जीव है, इसी जनन के द्वारा हम लोगों का निर्माण हुआ है, यानी हम लोग पैदा हुए हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। इसका अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। तो परिचय हम लोग देखते हैं कि मानव में लैंगिक जनन होता है। मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक का मतलब कि इसमें, लैंगिक का मतलब कि इसमें दो दो जन होते हैं। दो जन का मतलब एक नर होगा, एक मादा। तो दो लोगों को मिलाकर ही इन लोगों के बीच में आपस संबंध होगा, तो ये जनन होगा। मानव एक लिंगीय यानी डायोसियस जंतु है। एक लिंगीय का मतलब, जैसा कि मैं बताया कि एक लिंगीय का मतलब होता है कि एक नर होगा, एक मादा होगा। ये नर और मादा एक ही जंतु में नहीं पाए जाते, एक ही शरीर में नहीं होगा। ये नर अलग होगा और मादा अलग होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन का मतलब कि ये माता के गर्भ में होता है। माता के गर्भ के मतलब कि शरीर के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। जैसे बाहर होता है मुर्गी का, आप देख सकते हो। मुर्गी का जो अंडा होता है, वो अंडे तो दे दी, लेकिन बच्चे जब जन्म होते हैं कैसे होते हैं, उस अंडे को सेती है। सेने का मतलब कि उसका पालन पोषण करती है, तब उसमें से बच्चा निकलता है। और नेक्स्ट देखते हैं, लार्वा अवस्था अनुपस्थित होता है। इसमें लार्वा अवस्था जो होता है वो अनुपस्थित, मतलब होता ही नहीं। अगर लार्वा अवस्था अनुपस्थित होगा तो क्या होगा, प्रत्यक्ष परिवर्धन होगा। अगर ये लार्वा अवस्था उपस्थित होगा तो ये प्रत्यक्ष नहीं होगा, अप्रत्यक्ष परिवर्धन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, मानव जरायुज जंतु है। मानव जरायुज का मतलब कि मानव अंडे देने वाला जंतु नहीं है। ये क्या है, ये बच्चे पैदा करने वाला है। ये आंतरिक निषेचन करने वाला है। जो बच्चे पैदा करता है उसे क्या बोलते हैं, जरायुज। अब नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन। मेन अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या, प्रजनन क्या है। प्रजनन वही है जिससे हमारी, आपकी, सभी की, मतलब हम लोग जन्म लिए हैं। ये होता है एक, ये एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक जंतु के बारे में आप लोग बताएं कि दो जन होते हैं, उसमें मतलब प्रजनन करने की जो क्षमता होती है उसे ही जैविक जंतु कहते हैं। तो वो जैविक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान ही संतति पैदा करते हैं। जैसे कि मानव में आप देख सकते हो, मानव में हो गया शेर, चीता, लोमड़ी, भालू। अब उन लोग जैसे ही दो जन अगर रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनका आप देखिएगा, जैसे मानव का ही देख लीजिए कि जैसे ही उन लोगों का रिप्रोडक्शन होता है तो उनका जो बच्चा होता है तो उनके जस्ट ही या तो माता के पढ़ेंगे या तो पिता के पढ़ेंगे। उन्हीं के हम शकल पढ़ते हैं। इनके, उनके चेहरे, रंग रूप, बाल, ऐसे उन्हीं के जस्ट रूप होते हैं, उन्हीं के समान। तो अब देखते हैं सजीव। कोई सजीव होता है। अब देखते हैं सजीव। सजीव तो भाई अमर तो है नहीं, इसका भी कोई लिमिट है। इसका भी तो जाना है, जो जीव है, जो मनुष्य हो गए, कोई भी जीव हो गया, तो इसको तो जाना ही है कभी न कभी। ये यहाँ पे टिकता नहीं है, ये टिकेगा नहीं, फिक्स तो है नहीं। मानव का तो, ये सजीव का ये जो शरीर है ये टिकेगा नहीं, इसकी एक लिमिट है। तो जैसे मानव का एक लिमिट है, मानव का लिमिट यानी 100 से 120, ज्यादा से ज्यादा 120 वर्ष तक होता है इसकी आयु मानव की। उसके बाद तो उनको जाना ही है, मृत्यु ही होगा। तो इसीलिए प्रजनन किया जाता है कि हमारी जो जाति है वो विलुप्त ना हो, खत्म ना हो। जैसे कोई डायनासोर हो गया, डायनासोर को तो भाई वो प्राकृतिक ने उसको खत्म कर दिया। नहीं तो अगर वो नहीं खत्म होते तो हम लोग आज नहीं होते, डायनासोर अगर होते तो उसी तरह प्रजातियों को बचाने के लिए ही प्रजनन किया जाता है। अब यहाँ पे जब मृत्यु हो जाएगी, जैसे आप ही हो गए, आप ही हो गए, तो ये तो नहीं सोचेंगे ना कि हम आए हैं तो बस हम ही मर जाए। हमारे बाद तो हमारी फैमिली रहनी चाहिए, हमारी पहचान तो रहनी चाहिए कि नहीं हम थे, हमारे से ये हमारा बेटा है।
तो उसी तरह प्रजनन क्यों होता है? प्रजनन इसलिए होता है ताकि हम अपने प्रजाति को आगे बढ़ा सके, हम लोग विलुप्त ना हो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं हम लोग कि इवेंट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब कि मानव प्रजनन में होने वाली घटनाएं, कि घटनाएं कि कौन कौन सी, जैसे कि हम प्रजनन होने से पहले कौन कौन सी प्रोसीजर होता है, कैसे प्रजनन होता है, कैसे फर्टिलाइज होता है, वो घटनाएं देखते हैं। तो पहला है युग्मक जनन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। तो अब देखते हैं इसमें इसमें अगुणित नर तथा मादा, नर का मतलब होता है पुरुष, मादा का मतलब होता है स्त्री। इसमें अगुणित नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? अगुणित नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तभी ये जब निर्माण होगा तभी इन दोनों के बीच जब आपस में मिलेंगे तो इनका निषेचन होगा। अब देख सकते हैं शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण यानी स्पर्म, स्पर्म का निर्माण कब होता है, कब से शुरू होने लगता है लड़कों में, पुरुषों में? तो ये कब होता है? 12 से 13 वर्ष की उम्र, 12 से 13 वर्ष की उम्र से ही मतलब स्टार्ट हो जाता है बनना उनके शरीर में। उस 12 से 13 वर्ष की आयु को क्या बोलते हैं? यौनावस्था। यौनावस्था से ही उनका स्पर्म जो होता है, वीर्य होता है, वो बनना स्टार्ट हो जाता है। शुक्राणुओं का अंत, यानी शुक्राणु मतलब पुरुष में कब खत्म हो जाता है? तो ये भाई पूछना सही नहीं है, क्योंकि ये अनलिमिटेड होता है, ये बनता है, मतलब ये बनता है लेकिन रुकता नहीं है। ये आपके मतलब आपकी जीवन लीला समाप्त जब तक नहीं हो जाएगी तब तक ये रुकेगा नहीं। अब महिलाओं में देखते हैं अंडाणु। अंडाणु कब बनता है, कब से बनना शुरू करता है अंडाणु? तो ये माता के गर्भ में ही, जब कोई लड़की जब माता के गर्भ में ही है ना, यानी भ्रूण में है, तभी से उनका ये अंडाणु बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भ्रूण का मतलब आप जानते हो? जब बच्चा माँ के गर्भ में ही रहता है ना तो उसको भ्रूण बोलते हैं, जब बाहर आ जाता है तो उसको बोलते हैं शिशु, बच्चा जो भी हो। अब महिलाओं का जो ये अंडाणु का निर्माण होना ये कब बंद हो जाता है? तो ये होता है 45 से 50 वर्ष के आयु तक, बस 45 से 50 वर्ष तक आयु तक अंडाणु का निर्माण होता है, उसके बाद खत्म। अब दूसरा है वीर सेचन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। यह शुक्राणुओं को मादा जननांग में स्थानांतरित किया जाता है। जब कोई पुरुष और महिला जब संभोग करते हैं तो संभोग करने के बाद जब पुरुष का जो स्पर्म होता है वो महिला के जननांग में आ जाता है, तब उसी को क्या बोलते हैं? वीर सेचन। वीर का सेचन हो गया, मतलब महिला के गर्भ में वीर स्थानांतरित हो गए। अब तीसरा देखते हैं निषेचन। सबसे मुख्य चीज है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। इसे शुक्राणु और अंडाणु का संयोजित होकर द्विगुणित युग्मज बनाते हैं। वीर्य सेचन तो हो गया, महिला के जननांग में वीर्य तो चला गया। अब ये दोनों जब मिलेंगे, शुक्राणु और अंडाणु जब मिलेंगे दोनों, तब क्या होगा? द्विगुणित युग्मज बनाएंगे। क्या बनाते हैं? जब ये शुक्राणु और अंडाणु जब संयोजित होंगे यानी एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, मिलेंगे, तो क्या बनाएंगे? द्विगुणित युग्मज बनाएंगे। तो जैसा कि अब देखते हैं चौथा, यानी आरोपण, यानी इनप्लांटेशन। इनप्लांटेशन क्या होता है? जैसा कि देखते हैं भ्रूण या ब्लास्टोसिस्ट, इसको क्या बोलते हैं? भ्रूण या ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय के भित्ति से जुड़ना। जब ये जुड़ते हैं भित्ति से, उसके गर्भाशय के भित्ति से जुड़ते हैं, तब इनका आगे का प्रोसीजर शुरू होता है। तो यहाँ पे आरोपण का मतलब होता है वो भित्ति से कनेक्ट हो जाते हैं। पांचवा है गर्भाकाल, यानी गेस्टेशन पीरियड। इस अवस्था में गर्भाशय में भ्रूण की वृद्धि एवं विकास होता है, यानी ये 9वें या 9.5 महीने हो चुके होते हैं। इसमें इस अवस्था में क्या होता है? गर्भाशय है उसका भ्रूण की वृद्धि और विकास। वृद्धि का मतलब कि धीरे धीरे बच्चा बढ़ने लगता है और वो उसका हाथ आकार सब कुछ उसका बढ़ने लगता है, विकास होने लगता है। तो विकास होने लगता है तो बच्चे पैर मारने लगते हैं, हाथ पैर मारेंगे तो माता को दर्द होता है। तो वही जब 9 महीने पूर्ण हो जाते हैं तब बच्चे का प्रसव होता है, यानी जन्म होता है। तो अब लास्ट प्रोसीजर देखते हैं, लास्ट प्रक्रिया, छठवां प्रसव। इसी में बच्चे का जन्म होता है। जब 9 महीने पूरा हो जाएगा तो प्रसव में
पीड़ा होने लगता है माँ का पेट दर्द करने लगता है। जब बच्चे हाथ पैर मारने लगते हैं तो माँ घबराने लगती है, उनका जो हाथ पैर होता है दर्द करने लगता है, सूजने लगता है। तो इसका यही संकेत है कि प्रसव होता है। प्रसव में बहुत पीड़ा होने लगता है और इसी प्रक्रिया में बच्चे का जन्म होता है।